हेलो एवरीवन, एक बार फिर हम लाइव हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वॉइस डबल आने की वजह से हमने रीस्टार्ट किया है इस सेशन को। और हम वेट कर रहे हैं हमारे सारे पाठकों का हमसे वापस जुड़ने के लिए। और जैसे वो सब हमसे धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं, हम फिर चर्चाओं को जारी रखेंगे, इस पूरे कन्वर्जेशन को जारी रखेंगे। और ये नए राइटर्स के लिए सीखने का बहुत अच्छा मौका है कि एक पब्लिश ऑथर को वो सुन रहे हैं कि वो क्या 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 चाहते हैं। और आजिम जी, पांडे, मनीष जी, आप दोनों का स्वागत है। आई होप कि अभी आवाज नहीं गूंज रही होगी। मुझे क्लियर आ रही है। आई गेस मुझे पाठकों का ही रेस्पॉन्स जानना होगा कि आपकी आवाज क्लियर आ रही है या उन्हें दिक्कत हो रही है। निपेंद्र जी, मनीष जी, देवेन जी, मुझे ये लग रहा है आप ही बात कीजिए ताकि थोड़ा उनका रेस्पॉन्स पता चल सके। मुझे मेरी ही आवाज मुझे डबल सुनाई दी। वो नेटवर्क इशू होगा फिर। क्लियर एंड कॉन्च गूंज रही है क्योंकि वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। ठीक है, देव भाई एक बार ज्वाइन करके देख लीजिएगा। देव भाई की अगर आवाज सही आती है तो चलिए मैं रिट्राई करते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक। नमस्कार देवेन जी। नमस्कार जैन जी, एक बार फिर से। बिल्कुल बिल्कुल। तो आवाज डबल आ रही है मुझे लग रहा है। ना इस टाइम तो नहीं आ रही, लेकिन अभी मुझे मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है। अभी मिथिलेश भाई की लेकिन डबल आ रही थी जब वो अभी ज्वाइन हुए थे। हाँ, अभी आपकी आ रही साफ? बिल्कुल। पाठक जितने जुड़े हैं वो बताएं कि उन्हें रेस्पॉन्स कैसा लग रहा है। मेरे हिसाब से अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे भी नहीं गूंज रही, मुझे भी गूंज रही थी अपनी आवाज। अच्छा, अपनी आपकी भी गूंज रही थी ना, सही है। चलिए देन अगेन फिर बात करते हैं वहीं से कि ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी जो हॉरर घटनाएं होती हैं वो बहुत किसी अननोन सोर्स से आती हैं। वो अननोन सोर्स कोई छोटा जानवर हो सकता है, छोटा कीड़ा हो सकता है, और एसेंशियली बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, आप दोनों की आवाज डबल आ रही है। ओहो, अभी भी आई गेस थोड़ी देर नेटवर्क को चलने देते हैं। शायद नेटवर्क कनेक्ट रहने से अगर थोड़ा बहुत स्टेबल होता है तो आई गेस फिर हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इवन अगर डबल में भी आपको बात समझ में आ रही है तो काइंड ऑफ हम इंटरव्यू कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए देवेन जी, आपकी भी पहली कहानी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने हॉरर लिखी? पहली स्टार्टिंग मैंने हॉरर से की। तो आपको अजीब नहीं लगा कि हॉरर कोई लिखता नहीं है? और मैं हॉरर हॉरर आपने स्टार्ट किया था। हाँ, तो मतलब ये सोच के नहीं लिखा था मैंने कि यार ये पढ़ी जा रही है, नहीं पढ़ी जा रही है। ये मैंने मतलब खुशी के लिए लिखा है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में लिखना चाहता था। तो मैंने जैसे बताया कि घटना से इंस्पायर हुआ मैं, तो मुझे लगा कि लिखना चाहिए। वो पहली कहानी लिखी मैंने, मुझे याद है मैंने दोस्तों को पढ़ाई थी। और ये 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये सब प्रोग्राम वगैरह होते हैं ना, तो स्टोरी मैंने वहां सुनाया पहली बार। होता ये कि अमूमन लोग पोएम्स वगैरह सुनाते हैं, पर जब मैंने ये स्टोरी सुनाई थी तो काफी लोग खुश हुए थे, क्योंकि लास्ट में जब पता चला कि चूहे की वजह से वैसा हुआ था। काफी लोगों ने मुझे मोटिवेट करना उस टाइम से शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि और बेहतर बनाया जा सकता है ये करके, तो मुझे अच्छा लगा। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी शॉर्ट स्टोरीज लिखते फिर धीरे-धीरे पढ़ना भी आने लगा। फिर एक्चुअली कॉमिक्स वगैरह तो पहले से पढ़ते ही थे। नंदन चंपक, बालहंस, लोटपोट ये सब वगैरह। इसका तो मैं नियमित पाठक था। तो कहते हैं ना कि पढ़ते लिखने का भी शौक आ गया। बिल्कुल निकलता भी गया। तो पहली बड़ी कहानी कौन सी याद आती है कि एक पूरा वृतांत आपको लिखना पड़ा हो कि वो एक घटना नहीं हो, एक पूरा जीवंत प्रयास हो? मतलब वो कहानी आपके अंदर से आई है, आपने
किसी की कहानी को मतलब उसकी हकीकत को एक विस्तार रूप देने की कोशिश की। पहले एक्चुअली मैंने जो कहानी लिखी थी, दो तीन कहानियां हैं। कहानियां हैं। एक थी एक थी बस वाली बस वाली लड़की, लड़की हम्म। और एक थी और एक थी ठूठ, ठूठ और एक और कहानी एक थी कहानी थी अटकलें से गिरे 48 से हीरा गिरे बाबू। हीरा बाबू। अच्छा। ये सब ये मतलब सब मानवीय मानवीय संवेदना को संवेदना प्रकट को करते हुए प्रकट इस टाइप करते हुए की इस टाइप कहानी की थी, कहानी थी, जिससे हमारे हम्म। हमारे घरेलू घरेलू जनजीवन में जनजीवन में आसपास जो आसपास जो घटती है, घटती है हमारे हमारे पारिवारिक, पारिवारिक, उसमें उसमें स्टोरी में स्टोरी में था क्या कि कोई कि एक कोई बुजुर्ग एक हैं जो बुजुर्ग गांव हैं में जो रहते गांव थे। में रहते थे। हम्म। उन्होंने, उन्होंने उनके दो उनके बच्चे दो थे, बच्चे थे, उन्हें उन्हें अच्छे खासे खासे सुविधा दी। सुविधा दी, जैसे एक को जैसे एक डॉक्टर को बनाया डॉक्टर और एक बनाया को और इंजीनियर बनाया। इंजीनियर बनाया। तो फिर तो क्या फिर होता है क्या कि होता है जब कि जब उनके बच्चे उनके गांव बच्चे से गांव शहर में से शिफ्ट शहर में करना शिफ्ट चाहते करना हैं, चाहते हैं, तो जब तो जब शहर शिफ्ट हो शहर जाते हैं शिफ्ट हो तो जाते जो तो जो बुजुर्ग होते हैं, हैं एक एक तरह तरह से से उन्हें उन्हें लगता है बंद मैं सा गया बंद हूँ। सा गया हूँ। उनका बस यही काम होता उनका था बस यही कुत्ते काम को होता था घुमाना ये कुत्ते को वगैरह, और घुमाना ये उनकी वगैरह, और उनकी परवाह नहीं लेता परवाह था कोई। नहीं लेता था कोई। और उनके बेटे और जो थे उनके बेटे जो डेली थे लाइफस्टाइल में डेली बिजी हो लाइफस्टाइल गए में थे, तो बिजी उनकी हो गए जो थे, तो उनकी जो मन में उठती मन में पीड़ा थी उठती पीड़ा थी उसको लिखा था मैंने। उसको लिखा था मैंने। तो इस तरह से बिल्कुल मतलब बिल्कुल। से मतलब वही आज कहने का मतलब वही है कि कहने का आसपास मतलब है कि देखकर आसपास ऑब्जर्व देखकर किया, ऑब्जर्व किया, हम्म। फिर उसको फिर कहानी का रूप उसको देकर कहानी का। लिखता गया मैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अम, जो आपने इतना कुछ लिखा पढ़ा, हम्म। कहीं आपके मन में था कि मुझे पब्लिश होना है, या बस कहीं ये कि लेखन है जो मुझे अपने ही कंप्यूटर तक, अपनी ही किताब तक सीमित रखना है? नहीं, जब मैंने शुरुआत करी थी तब मुझे इस टाइप का तो पता नहीं था। हम्म। तब तो मैं शौक के लिए लिखता था। फिर काफ़ी लोगों बिल्कुल। ने मतलब जो मेरे पाठक वर्ग बढ़ते गए तो उन्हें लगा कि नहीं, ये कहानी और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। हम्म। क्योंकि जब मैंने, मुझे याद है कि रियल स्टोरी, जब मैंने हॉरर स्टोरी लिखी तो सत्य घटनाओं पर आधारित लिखना शुरू करा था मैंने। अच्छा। जो किसी जगह घटित तो होता है, हर गांव में कोई ना कोई कहानी होती ही है, दो चार किस्से तो हमेशा मिल हम्म। जाएंगे। उन्हें बड़े ध्यान से सुनता था तो वो अपने तरीके से लिखने लग गया मैं। बिल्कुल। तो वही लिखते लिखते फिर काफ़ी लोगों, फिर आपसे संपर्क हुआ। फिर तो कहानी में बताया आपने कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो शॉर्ट स्टोरी फिर लॉन्ग स्टोरी में बदलती गई। अच्छा, पहला फॉर्मेट कहाँ था जहाँ आपकी किताब कहानी छपी? कोई मैगजीन, कोई अखबार, कोई याद आता हो? हाँ, एक्चुअली पहली जो छपी थी वो कोई मैगजीन थी, उसमें पोएम्स छपी थी मेरी। अच्छा। तब मैं, हाँ, 12th क्लास में था उस टाइम। बिल्कुल वो अब बिल्कुल। ये कि काफ़ी पहले की बात है तो अभी दुख है मुझे इस बात का, वो कलेक्शन मेरे पास है नहीं। पर हम्म। जो पहली छपी थी वो पोएम्स थी। तो पोएम जब छपी थी तो मेरे जितने दोस्तों ने, जितने भी दोस्त थे सभी ने एक एक कॉपी मतलब खरीदी थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि हाँ, कि मतलब अच्छा लिखा, लोग पसंद कर रहे हैं। और ये नहीं हम्म। कि केवल पढ़ रहे हैं, बल्कि वो सबूत के तौर पर अपने लिए कलेक्शन में रख रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मनीष पांडे जी का सवाल है, अच्छा सवाल है इसलिए मैं बीच में ले रहा हूँ। हाँ अ, जी, हाँ जी। लेखन से पहले अगर हम बात करें बचपन में, तो आपका उद्देश्य क्या था बनने का? मतलब व्हाट वर यू टारगेटिंग कि मुझे आगे चल के ये बनना है? एक्चुअली टारगेट तो मेरा शुरू से था कि मैं इंजीनियर ही बनूंगा। हम्म। क्योंकि ये मेरे माइंड में पहले से था कि मैं यही बनना चाहता हूँ। हम्म। और भगवान की कृपा अच्छी रही और मतलब किस्मत भी अच्छी रही कि मैंने फिर इंजीनियरिंग करी। और मैं मतलब सेटिस्फाई हूँ लाइफ से कि हाँ, जो मैं करना चाहता था वो किया मैंने। हम्म। हालांकि लेखन कार्य तो मन के अंदर कहीं दबी इच्छा थी, जो हम्म। धीरे धीरे टाइम के साथ निखरता गया। तो बाद में पता चला कि मैं ये लिख भी सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो म, जब हम बात करते हैं खौफ कदमों की आर्ट की, उससे पहले आपकी एक लघु किताब छपी थी, चुड़ैलों की घाटी। चिड़ोलों की और घाटी। बहुत कम लोगों के पास वो प्रति होगी अब, क्योंकि वो, जो लोग चुड़ैलों की घाटी पढ़ना चाहते हैं, उन्हें खौफ कदमों की आर्ट एक कहानी संग्रह है, पर वो हाँ इस हाँ। तरह से लिखा गया है, इस तरह से पिरोया गया है कि आप हर कहानी को एक यात्रा की तरह लेते हैं, और हर कहानी यात्रा में आने वाले एक मुकाम की तरह है, कि जो एक माइलस्टोन की तरह है कि आप उसे पढ़ते जाइएगा और अंत तक पहुंच जाइएगा। एक सफर है जिसपे आप
लेखक के साथ निकले हैं और लेखक ने बहुत अच्छे तरीके से हर कहानी को पिरोया है और शुरुआत में एक अपनी बात रखी है जो लेखक करना चाह रहे हैं और देवन जी ने ये काम बखूबी किया है। तो छपने से पहले प्रतिलिपि पे जो आप एक अच्छा खासा सफर चला, तो प्रतिलिपि पे जाने की बात कहाँ से आई, फिर प्रतिलिपि के लिए नियमित धारावाहिक लिखने की बात कहाँ से आई, और वो एक कितने लंबा का दौर रहा, उसके बाद कब आपको मौका मिला प्रकाशित होने का, वो सारी चीजें बताइए। एक्चुअली उस टाइम वो किसी फ्रेंड ने मेरी प्रतिलिपि का लिंक सेंड किया था व्हाट्सएप पर। तकरीबन ये 2017 की बात होगी। तो उस टाइम मैंने स्टोरी डाली थी, तो मुझे याद है मैंने 3 स्टोरी डाली थी, तीनों की तीनों हॉरर थी। अच्छा। और एक महीने में ही एक कहानी को 10,000 से अधिक लोगों ने पढ़ लिया था और उसकी रेटिंग 4.8 थी। वाह। तो और काफी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि वो कह रहे थे कि ये कहानी तो मेरे गांव में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, मतलब वो कनेक्ट कर पा रहे थे उस स्टोरी को। तो मुझे लगा यार ये कुछ अलग सा है, मतलब करने के लिए। फिर वहां कहानी डाली मैंने, फिर एक सीरीज स्टार्ट करी थी मैंने, कब्रिस्तान वाली चुड़ैल। बिल्कुल बिल्कुल। वो स्टोरी, उस स्टोरी की वजह से मतलब मुझे आज भी लोग जानते हैं। तो कब्रिस्तान वाली चुड़ैल का आज की डेट में वो 10 लाख से ज्यादा पढ़ी जाने वाली सिंगल कहानी है मेरी। और पॉकेट एफएम नाम का एक एप्लीकेशन है जिसमें ऑडियो प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ भी मैंने एक कहानी दी हुई है। तो वहाँ 5 लाख से ऊपर लोगों ने सुन ली है और पिछले 11 महीने से वो स्टोरी टॉप पर है सस्पेंस, थ्रिलर और हॉरर में। तो फिर तो मैं बात वहाँ पर आता हूँ। तो मैंने वहाँ जो 3 स्टोरी डाली थी, तो वहाँ काफ़ी मतलब लोगों ने पसंद किया, कमेंट्स थे, प्लस रेटिंग भी अच्छी थी। तो फिर उस तरह से मिथिलेश भाई से मतलब आप लोगों से संपर्क हुआ पब्लिकेशन के थ्रू, आप लोगों को भी कहानी मेरी अच्छी लगी, तो फिर आप लोगों से बात हुई। तो मैं बहुत मतलब खुश हुआ, क्योंकि उस दौरान मैं एक्चुअली पब्लिकेशन को ढूंढ रहा था। लेकिन मैंने कम से कम 5-6 पब्लिकेशन से बात की थी, सभी ने यही कहा था कि पैसे लगेंगे, प्लस डायरेक्टली नहीं बोलते थे, वो तरीके से चालाकी से बताते थे। मैं बताता हूँ कैसे। वो बोलते थे कि सिल्वर पैकेज है, गोल्डन पैकेज है, ये वगैरह। मैंने कहा ये क्या है पैकेज? तो फिर बताते थे कि आप 20,000 दोगे तो सिल्वर पैकेज, फिर 40,000 दोगे गोल्डन पैकेज, इसमें ये होगा कि हम एडिटिंग करेंगे वो वगैरह। तो मैं उनसे यही बात कहता हूँ, मैंने कहा अगर छपना ही है तो मैं फिर मार्केट जाके फिर प्रिंट आउट करा के फिर कलेक्शन के लिए नहीं रख लूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पैसे नहीं, मैंने कहा कि अगर मुझे पाठक पसंद करते हैं तो मैं छपूंगा तो तरीके से, जेब से पैसे लगा के नहीं तो ऐसे तो कोई भी राइटर हो सकता है, किसी भी कहानी ले ली, कॉपी पेस्ट किया और छपवा दिया। पर तो मुझे तरीके से फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन के साथ आपका प्रकाशन का अनुभव कैसा रहा, और आपने क्या क्या ऐसी नई बातें सीखी जो शायद आपको और किसी प्रकाशन में जाके सीखने को नहीं मिलती? देखिए, मुझे 2 साल से ऊपर हो गए फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन से जुड़े हुए। और अब तक का मेरा अनुभव इतना मतलब रहा है कि मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब से मैं इस पब्लिकेशन से जुड़ा हूँ, मैंने दूसरे पब्लिकेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। अब ये सोचेंगे लोग कि क्यों तारीफ कर रहे हैं भाई, पब्लिकेशन में होंगे, तो इसके पीछे भी वजह भी है। क्योंकि मेरी जैसे आप हो गए, मिथिलेश भाई हैं, तो आप लोगों से मेरी मतलब लास्ट नाइट तक की बात कर रहा हूँ, 1-1 घंटे, 1.5 घंटे, 2-2 घंटे लगातार डिस्कशन होता है स्टोरी पे। क्योंकि कोई भी राइटर परफेक्ट नहीं होता है, और किसी को भी स्टोरी दो तो सोचते राइटर ने भेजी, एडिटिंग करके छाप देते हैं। लेकिन यहाँ सीखने का मौका मिलता है, बहुत बड़ी बात है ये। कोई पब्लिकेशन सिखाता नहीं है बिल्कुल कि किस तरह से करना है। काफी कुछ आप लोगों ने सिखाया, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मतलब काफी डिटेल्स में एक एक लाइन और एक एक बिंदुओं पर चर्चा की है हम लोग ने 2-2 घंटे, और हमेशा करते रहे। तो मुझे ये आज तक तो मैंने देखा नहीं है कि कोई पब्लिकेशन हो जो ऑथर्स को सिखाए कि नहीं ऐसा करना है, या कुछ गलतियां हो तो तरीके से बताए, गलतियां दूर करे। और सभी ने यही कहा है कि आप स्टोरी दो, एडिटर हैं, हम कर देंगे वो। लेकिन यहाँ सीखने का मौका मिला है, वही धीरे धीरे निरंतर लेखनी भी सुधरती जा रही है इसकी वजह से। फिर काफी कुछ सीखने को मिला कि जैसे अब आपसे ही बात पता चली, फिर मेरे फ्रेंड्स भी हैं, विकास ननवाल भाई, वो भी लिखते हैं, तो उन्होंने बताया कि आप अगर हॉरर लिखते हो तो उससे रिलेटेड 4 किताबें पढ़ो। बिल्कुल। ये नहीं कि हम देखो, प्रतिलिपि पे भी काफी 50% राइटर ऐसे हैं जो मतलब सीधा लिखना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो मैंने ये चीज जानी कि अगर चाहे आप लव स्टोरी लिख रहे हो या हॉरर स्टोरी लिख रहे हो, तो उससे रिलेटेड 4 नॉवेल्स, 4 कहानियां पढ़ो, तब लिखो।
तो उससे क्या बिल्कुल। लिखने में सुधार भी आएगा, फिर पता भी चलेगा लिखना कैसे है, पैराग्राफ कहाँ तोड़ना है, फिर किस तरीके से, मतलब बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो पढ़कर ही पता चलता है। तो ये चीज़ भी बहुत चीज़ें सीखी हैं, बारीकियाँ मतलब कह सकते हैं। हम्म। तो मैं ओवरऑल मतलब इतना संतुष्ट हूँ कि एक बोलते हैं ना कि इस जगह पे आ गया हूँ कि अब दूसरे पब्लिकेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। तो मैं उस स्टेज पे आ गया हूँ कि अगले 20 साल हम्म। बाद भी मैं इसी प्रकाशन में ही रहूँगा। बिल्कुल ये तो मेरी बिल्कुल। गारंटी है। अमनप्रीत जी का सवाल है कि वो चुड़ैलों की घाटी पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिल रही। अमनप्रीत जी, चुड़ैलों की घाटी अपने आप में किताब अवेलेबल नहीं है। वो कहानी अब खौफ कदमों की आहट संकलन का पार्ट है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में एक बीमारी फैली हुई है जिसने बहुत सारी चीजों को अफेक्ट किया है। इस वजह से खौफ कदमों की आर्ट किंडल पे अवेलेबल है। अगर आप ई बुक के तौर पे उसे पढ़ना चाहते हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि हाँ आप उसका पेपर बैक का इंतजार करें तो मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा और वक्त लगेगा। पेपर बैक भी जल्द अवेलेबल हो जाएगा। और उसी खौफ कदमों के आर्ट में आप अभी तक की सारी कहानियां पढ़ सकते हैं। हालिया में रिलीज हुई नर पिशाच एक डिजिटल फर्स्ट किताब है देवेंद्र प्रसाद के लेखकों के लिए। और पिछले 2 महीने से नर पिशाच पे देवेंद्र जी काम कर रहे हैं, नर पिशाच के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इनकी खौफ कदमों की आर्ट आने के बाद जब इन्होंने ड्रैकुला पढ़ी होगी पहली बार हिंदी में, तो इन्हें काफी सारे नए आइडियाज आए होंगे और काफी सारी पुरानी इनकी थियोरीज होंगी। तो देवेंद्र जी बताइए, नरपिशाच लिखने का अनुभव कैसा था और क्या नर क्या चल रहा था आपके दिमाग में लिखते समय? नर पिशाच लिखते टाइम मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अब तक की मेरी वन ऑफ द बेस्ट हॉरर स्टोरी हो सकती है, अगर मतलब हम्म। पाठकों की नज़र से भी और मेरे नज़र से भी। क्योंकि इस कहानी को लिखने के लिए मैंने मतलब 14 दिन बिल्कुल, अब खुद को लगभग 10 से 14 दिन खुद को बिल्कुल रूम में पैक कर दिया। हम्म। क्योंकि मैं अपनी कहानियों के साथ हमेशा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। वो एक्सपेरिमेंट इस तरह से होते हैं कि मैंने जितनी भी हॉरर स्टोरी लिखी हैं तो रात को 11 से 4 बजे के बीच ही लिखी हैं, जितनी भी लिखी हैं। मतलब एक से लाइंस मिलती हैं और मन भी उस तरफ घुमाना पड़ता है। तो नर पिशाच के साथ भी मैंने ऐसा किया एक्सपेरिमेंट, खुद को मतलब 10 दिन तक तो मतलब 10 से 14 दिन तक कहीं बाहर गया नहीं, दूसरे रूम में भी नहीं। खुद को वहाँ हम्म। मतलब पैक रखा और मतलब सोचता रहा कि मतलब मैं अगर उस कहानी का पात्र हूँ, मैं अगर ऐसा हूँ, पैक हो गया, कोई नर पिशाच आ गया तो किस तरह से वो करेगा। फिर कभी उसको अपनी जगह रख के सोचा कि मैं अगर मतलब इस तरीके से काफ़ी कुछ मतलब रिसर्च करा मैंने उसके ऊपर। हम्म। फिर फिर उसका फ़ायदा भी मिला। जब वो ये कहानी कंप्लीट हुई तो मतलब मैं 4 बार पढ़ चुका हूँ, फिर भी मतलब लगता है कि वाह, मतलब क्या कहानी है ये। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा क्योंकि आपने। क्योंकि इस कहानी की खासियत ये है कि शुरू से लास्ट तक तो चल ही रहा है। फिर जो कहानी चल रही है पर लास्ट के पैराग्राफ में उसका वो सस्पेंस टूटता है, जो मतलब है नर पिशाच को लेकर। लास्ट तक पता नहीं चलता है कि नर पिशाच कौन है, क्या है। तो मैंने बिल्कुल बहुत बिल्कुल। चीज़ें अपने पढ़ दूसरे के मतलब पढ़कर जानकर उसके बारे में रिसर्च भी करी, नर पिशाच होते क्या हैं असल में। तो हम्म। काफ़ी दिन मतलब रिसर्च करे नर पिशाच के बारे में, ये नहीं कि सीधे लिखना बैठ गया, पहले पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। बिल्कुल उसका बिल्कुल। मैंने देखा रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं इसे, नर पिशाच को स्पेशली। हम्म। तो मैं कहूँगा पाठकों से कि अगर जिन्होंने नर पिशाच नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़े जरूर, पढ़कर उन्हें हम्म। मतलब ज़बरदस्त खुशी होगी। क्योंकि कहानी में मैंने एक अहम रोल डिटेक्टिव का भी रखा है उसमें। हम्म। तो डिटेक्टिव प्लस हॉरर और प्लस सस्पेंस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर देखना हो तो देखो, मैंने पहली बार ट्राई किया है, नहीं तो मैं केवल हॉरर के साथ ही जाता था। तो बिल्कुल आने वाले बिल्कुल। टाइम में मैं कॉमेडी भी लाऊंगा उसमें, पर ये वाला एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है कि काफ़ी कामयाब ही रहा है। हम्म। अमनप्रीत जी का सवाल है, आपने सारी हॉरर कहानियां रात 11 से 4 बजे तक लिखी हैं, तो इसका मतलब आपको कहानी लिखने में भी मजा होगा, आया होगा, क्योंकि कहानियां रात में लिखने पढ़ने में मजा आता है। क्या कहेंगे आप? मेरा तो यही मानना है कि देखो, रोमांटिक नॉवेल को तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, जर्नी में भी जा रहे हो तो पढ़ लिया, हम्म। और और कहीं आप बैठे हो छत पे शाम के टाइम या रात में कहीं भी। लेकिन हॉरर पढ़ने का मजा तो ये नहीं मैं कहता हूँ 12 बजे पढ़ो, मतलब रात जैसे हुआ 8 9 बजे 10 बजे मतलब डिनर किया और शुरू हो, फिर पढ़ने का ना मजा ही अलग है। अगर पढ़ना चाह रहे हो हॉरर तो हम्म। मैं ये कहूँगा कि जिसने एक बुक पढ़ ली तो कहेगा कि हाँ, मतलब डबल मजा हो जाता है स्टोरी का। हम्म। तो
हालांकि लिखा तो मैंने है, सुबह सुबह तक लिखी है कहानियां, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो मेरे को सजेशन करूंगा कि आप रात में पढ़िए। अपनी कोई 5 हॉरर किताबें बताइए जो आपको अभी तक पे लगता है कि पढ़ा है, वो किताबें कौन सी हैं? सॉरी, रिपीट कीजिएगा, मैं सुन नहीं पाया। मेरा सवाल नेटवर्क ये में। था कि आपने अभी तक जितनी भी हॉरर किताबें पढ़ी हैं, तो हम्म। अपने पाठकों को बताइए कि आपके जो पाठक हैं, जिन्हें देवेंद्र प्रसाद जी पसंद है, देवेंद्र प्रसाद जी को कौन सी किताबें पसंद है? देखिए, मैं हॉरर की बात करूँ तो जो मुझे पसंद है उसमें मैं नाम लेना चाहूँ, अपनी पब्लिकेशन की है रेना एट मिडनाइट। बिल्कुल। रेना एट मिडनाइट मतलब जब आप स्टार्ट करोगे तो लास्ट पेज तक तो आप हिलने वाले नहीं हो, चाहे आपके सामने किसी ने खाना खाने के लिए या किसी अर्जेंट कॉल भी आ जाए तो आप नहीं हिलने वाले। वो जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर इतनी जबरदस्त है कि मतलब पाठकों को बांधे रखती है। बिल्कुल। और उसके बाद उनकी वो नितिन मिश्रा जी ने लिखी है, हमारे पब्लिकेशन की राइटर हैं वो। और उनकी हम्म। दूसरी बुक है वेयरवुल्फ, वेयर इज द बिल्कुल। वेयरवुल्फ। वो भी मतलब सस्पेंस, मतलब ऐसे राइटर मतलब पढ़ के कहानियां लगती है ना कि हाँ, मतलब टाइम बर्बाद नहीं किया और काफी कुछ सीखने को भी मिला। तो सीखने के पर्पज से और बहुत बढ़िया बुक है। और तीसरा नाम लेना चाहूंगा मैं, ड्रैकुला। ये सूरज पॉकेट बुक्स से आई थी ड्रैकुला। ये मेरे ख्याल सुनीत शर्मा ने इनका अनुवाद किया था हिंदी में। हिंदी अनुवाद किया था, बिल्कुल। हाँ, हिंदी अनुवाद किया था। तो किताब में अभी भी मैं सिरहाने के पास रख के सोता हूँ। हम्म। आप यकीन मानिए कि मेरे पास वैसे तो 25 प्लस कलेक्शन है केवल हॉरर की, और सारी अच्छा। मैं पढ़ चुका हूँ, फिर भी मैं पढ़ता रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये और 2 ये किताबें? तीन की और 2 किताबों का नाम लो तो एक है मेरे पास द डार्क करके है। वो अभी मैंने हम्म। मतलब आधी पढ़कर मैंने छोड़ दी है, पर अब पूरी जिस दिन पढ़ूंगा तो बताऊंगा, क्योंकि लेकिन आधी तक पढ़ा तो बड़ा ही मजा है, सस्पेंस जबरदस्त है। बिल्कुल। और फिफ्थ बात करूँ तो मैंने सी और सी की वापसी है, वो कहते बिल्कुल वो वो भी बहुत जबरदस्त किताब है। मतलब जो उसमें मतलब हॉरर स्टोरी को जो अलग बनाता है ना, तो कुछ चीजें होती है, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो मतलब डाल के ना लेखक कहानी को बिल्कुल अलग कर देता है। वैसा मैंने नर पिशाच में किया है। नर पिशाच में आपको हिंट के लिए मैं बता देता हूँ, हम्म। केवल अभी इतना ही बताऊंगा कि उसमें मैंने एक चीज बताई कि वो एक नर पिशाच है जो हर 24 साल में एक बार आता है। तो बिल्कुल उसको बिल्कुल। लेकर हम्म, और फिर उस नर पिशाच को कैसा ढूंढा जाता है उसके भी तरीके मैंने बताए हैं। वो बिल्कुल आज से 100 से 200 साल पहले भी करते थे, पर लोग वो भूल चुके हैं, तो मैंने सोचा कि इसे अपने तरीके से लाकर पेश किया जाए, तो उस कहानी में मैंने ऐसा किया है। तो जो पाठक आपको पढ़ते हैं वो जानते ही हैं, और जो जुड़ रहे हैं उन्हें मैं फिर बता देता हूँ। हर विधा में अपनी अलग अलग विधाएं होती हैं, और हॉरर में भी अलग विधाएं हैं। तो हॉरर और यात्रा वृतांत और सत्य घटनाएं, इन तीनों का जुड़ा जो स्वरूप है वो आपके लेखन में देखने को मिलता है। तो आपने ये कैसे तय किया मुझे हॉरर भी लिखना है, हॉरर के अंदर यात्रा वृतांत भी लिखना है, और जो सत्य घटनाएं हैं उनको सत्य के साथ भी मसाला देके पिरोसना? मतलब आप जब सत्य घटनाएं लिखते हैं तो वो सत्य से कितनी अलग होती है, या उसमें आप क्या मसाला ऐड करते हैं, और या फिर आपको कैसे ख्याल आता है कि मुझे जो हॉरर हुआ है वहां घूमने भी जाना? हाँ हाँ, एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जो स्कूलिंग मतलब बचपन से जो रहा है, तो मैं उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में ही सारा हुआ है। मतलब 12th तक मैंने वहीं पढ़ाई की है। तो गाँव हम्म। का क्या होता है कि गाँव में आपको ना बहुत सारे किस्से कहानियाँ ये सब सुनने को मिल जाते हैं। तो उस टाइम बचपन में हमारे टाइम तो मोबाइल वगैरह होता नहीं था, तो हम लोग क्या होते हैं कि बड़े बुजुर्गों के साथ सोते थे, जैसे दादाजी वगैरह हो गए, तो ये कहानियाँ वहानियाँ सुनाते थे। कभी हम्म। हमने किसी से सुन लिया। और ना गांव में रात को ना अक्सर ये होता था कि जब सोते थे छत पे एक साथ, तो भूतों के चर्चे होते थे कि वो बागीचा है, वहाँ ऐसा रहता है, वो रहता है, और ऐसा करके ना बच्चों को डराया जाता था, और हम उस चीज़ों को ना सीरियसली ले लेते थे। हम्म। और फिर अगले दिन पूछते थे बताओ बताओ ऐसा ऐसा क्या है, तो फिर नहीं बताते थे, नहीं नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। आधी कुछ बातें होती भी थी तो छिपाते थे कि बच्चा है। तो फिर धीरे धीरे फिर हुआ ये कि मैं मुझे जब मैं 10th 12th कर लिया, फिर मैं देहरादून आया। तो फिर कॉलेज में जब एडमिशन हुआ मेरा, तो फिर घुमक्कड़ी का चस्का लग गया। तो मुझे नई नई हम्म। जगह जाना बहुत पसंद थी। मुझे जैसे पहाड़ों पर जाना और समंदर, ये 2 चीज़ें मतलब 2 जगह जाना इतना पसंद है कि मुझे अगर सुबह किसी ने छोड़ दिया समुद्र का किनारे, तो कब शाम हो गया मुझे पता नहीं चलेगा।
मतलब अलग ही अलग। और वो मतलब मतलब सूरज उगा बहुत के ही गए हो सुकून तो मिलता है। सूरज डुबा के ही वापस आओगे हैं? हाँ, हुआ ऐसा ही था मेरे साथ। एक्चुअली मैं अभी 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं जब जगन्नाथपुरी गया था तो समुद्र किनारे मतलब मैं 6 बजे पहुंच गया था। शाम को सुबह 6 बजे एक कपल आया था, कोई भिजवाया। उन्होंने मुझे दोबारा वहां देखा तो शौक लग, कह रहे कि आप अभी तक ये बैठे हुए। मैंने कहा शाम हो हम्म। गया? तो कह रहे शाम हो गया और हम दोबारा आए। तो मुझे लगा कह रही मतलब कुछ चीजें ऐसी है कि प्रकृति से जोड़ के रखो तो मतलब बहुत कुछ देती है। तो वहां से बिल्कुल। मुझे फिर घूमने का चस्का लगा। फिर मैं जहां भी जाता था तो मेरी आदत थी मैं अकेला ही जाता था। 2-2 हजार किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस हो तो मैं शौक के लिए जाता था, क्योंकि मुझे घूमना पसंद था। तो कहानियां मैं लिखना स्टार्ट कर चुका था, तो मैंने यात्रा वृत्तांत लिखना शुरू किया। प्लस हॉरर तो मैं पहले से लिखता ही था। तो मैंने सोचा कि हम्म। क्यों ना इसे अपने तरीके से लिखा जाए। तो मैंने हॉरर को और यात्रा वृत्तांत को दोनों को मिक्स किया। तो आपने देखा चुड़ैलों की घाटी में मैंने बिल्कुल वही किया था। वो मसूरी की कहीं की घटना थी। वहाँ मैं खुद और मेरे एक फ्रेंड तो वहाँ गए थे। तो काफ़ी हद तक वो घटनाएं देखो सत्य होती हैं। लेकिन आपने जैसे कोई घटनाएं सुनी हैं तो 50% सुनी होती है, और 50% क्या होता है कि उस कहानी को पूर्ण रूप देने के लिए अपने हिसाब से कंप्लीट करना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 100% तो कहानियाँ सच नहीं होती हैं। 30% 40% ही सच होती हैं। मतलब तो कुछ उसे आपके साथ घटता है, कुछ आपके साथ सुना हुआ होता है कि जैसे मैंने बताया कि बचपन में मैंने कुछ कहानियाँ सुनी थी, तो कुछ आधी कहानियाँ तो मैं भूल गया, क्योंकि उम्र के हिसाब से कोई इंसान भूल जाता है, गैप आ कोई एक जाता है। अनुभव आपके साथ क्या हुआ हॉरर का? हॉरर का तो मेरे साथ मैंने जैसे बताया था कि कुछ आधी तो 90% तो अफवाह होती है। जैसे कि कभी दरवाजे पे वाली घटना बताई मैंने, वो अफवाह होती है। कभी मतलब आप गुनहगार पकड़ा गया। हाँ हाँ, अगर वही मैं कह रहा हूँ, अगर नहीं पकड़ा जाता तो मैं आपके पास दावे के साथ इस टाइम कह रहा होता कि नहीं भाई भूत ही था वो। मैंने उसके पंजे रगड़ने की आवाज़ सुनी, ऐसा ऐसा हम्म। बढ़ा के बोला सकता था। क्योंकि इंसान ना डर को खुद बढ़ा लेता है। तो उस टाइम मुझे हंसी तो बहुत आई। मैंने कहा एटलीस्ट पता तो चला कि वो चूहा था। तो हम्म। वही कहना चाहूंगा कि कभी होता है इंसान रात को 2 बजे जाओ, अलमारी पर मिरर लगाओ तो अपनी शक्ल देख के डर जाते हैं रात में। कभी चेयर कभी चेयर रखा हुआ, चेयर के ऊपर टॉवल रखा हुआ हम्म। या टी शर्ट रखा हुआ, हम सो रहे हैं, अचानक नजर पड़ता लगता है कोई बैठा हुआ है। तो दिमाग भी ना तस्वीरें बनाती है, रात के टाइम अक्सर होता है ऐसा। हम्म। तो खैर क्योंकि मैं तो इमेजिनेशन में ही ज़्यादा जिया हूँ, इमेजिनेशन कर कर मतलब स्टोरी वगैरह लिखता तो हूँ। ये कहना बहुत बहुत सही होगा कि हॉरर का, यात्रा वृतांत का, सत्य घटनाओं का आपके जीवन में इतना निकट अनुभव है कि वही आपके लेखन में देखने को ज्यादा मिलता है। बिल्कुल, मैंने खौफ तो कदमों के हट में हम्म। भी ऐसा किया हुआ। वो उसमें 10 स्टोरी हैं। तो 10 स्टोरी में खासियत क्या है कि जिस जगह वो घटनाएं घटी थी उस जगह का नाम भी लिखा हुआ, और जिस शख्स के साथ घटित हुई थी उस शख्स का नाम भी लिखा हुआ है। तो ये बहुत बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। बात है। मतलब आज के लोग जानना भी चाहें कि इस जगह पे ऐसा हुआ था क्या, तो वो जाएंगे तो पता कर सकते हैं उस स्टोरी के, हाँ ये सच बिल्कुल। बिल्कुल सत्य है, घटना है। तो आप भविष्य निकट में और क्या लिख रहे हैं? अभी भविष्य निकट में मेरे 3 हॉरर नॉवेल्स लगभग 90% कंप्लीट है। बिल्कुल। तो वो तो पहले तो वो आएगी। फिर एक मेरी एक ड्रीम स्टोरी है, लव स्टोरी है वो। मतलब लगभग 2 साल तकरीबन होने वाले हैं। लव स्टोरी आपकी है? लव स्टोरी कह सकते हैं कि कुछ छाप तो देखने को मिल सकता है, काफी हद तक मतलब कह सकते हैं। लेखक कोई भी हो, वो अपने जीवन हम्म। से बाहर नहीं जाता। हाँ, अपनी ज़िंदगी में कह रहा हूँ, मान लो आपके 25 ईयर्स या 30 ईयर्स हो चुके हैं, तो हम्म। अपने खुद के इतने अनुभव होते हैं ना, किससे कि मतलब अगर आपने लिखने शुरू कर दिए तो बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कॉलेज के टाइम का। आप कॉलेज देखो, आजकल अगर किसी को लव स्टोरी लिखने को कहो तो हर कोई कम से कम 2 लव स्टोरी तो लिख के दे सकता है। मतलब प्यार मिल जाता है या जैसे आपकी कहानी वो अधूरा रह जाता है? नहीं देखो, चक्कर ये होता है कि जब उम्र के हिसाब का चक्कर होता है। अब आप कॉलेज में हो तो कुछ मैच्योर होने लग जाते हो, कुछ अट्रैक्शन होता है उस टाइम। 90% लड़कों को पता नहीं होता है कि अट्रैक्शन है या लव है। लव है तो आप सेटल भी नहीं हो कि आप इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हो या घर में बता सकते हो। तो कहीं ना कहीं मतलब पता रहता ही है, तो कहीं ना कहीं अलगाव हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं दो चीजें पूछूंगा। एक हाँ जी। लेखन आपने किया प्रकाशित होने से पहले, एक लेखन हम्म आपने किया प्रकाशित होने के बाद। उसको हम्म। प्यार से कैसे जोड़ेंगे? मतलब उस प्यार में, उस लेखन में, इस प्यार में और इस लेखन में क्या फर्क है? उस प्यार और इस लेखन में आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तब जब मैंने लिखा था, उस पर जब वो प्रकाशित हुई थी कहानी, तो शुरुआत थी मुझे मतलब
खुशी हुई थी कि हाँ, कि मैं भी छप सकता हूँ, कि मुझे भी लोग पसंद कर रहे हैं। हम्म। मतलब पहली बार छपना तो वैसे ही मतलब लगता है कि हाँ, किसी मैगजीन में ही आया, पर मतलब सबसे हट के अलग तो किया मैंने कुछ, मतलब जो मैं हम्म। चाहता था, जो मतलब मेरे अंतरात्मा चाहती थी कि नहीं, किसी के बहकाव में नहीं, कि नहीं तुझे देना चाहिए। मतलब मुझे अच्छा लगा कि मैं लिखता हूँ तो एक बार दे कर देखता हूँ। तो वो खुशी तो हुई थी, लेकिन जब मैं एज ए ऑथर प्रकाशित हुआ, मतलब लेखक के तौर पे जान पहचान मिली मुझे, तो मतलब उसकी मुझे ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि तब मैं मैच्योर भी हो चुका था कहीं ना कहीं, और मुझे पता भी था क्या लिखना है, कैसे लिखना है। और मेरे साथ सबसे बड़ी बात कि पाठक वर्ग जुड़े हुए थे, इतने मतलब पाठक वर्ग है जो मतलब कहानियों को पसंद करते थे और इस कहानी को भी पसंद किया। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब क्या बताऊं कि शब्द में बयान नहीं कर सकता। मतलब अभी भी मैं, ऐसा नहीं कि मैं लिखने के पीछे पागल हूँ, पर यह है कि जितने भी फैंस होते हैं मैंने उनको रिप्लाई जरूर करता हूँ। कोई भी मैसेज करे, मेल आते हैं उनके, तो इस चीज़ से वो खुश रहते हैं कि वो ऑथर के साथ में किसी ना किसी तरह से कनेक्ट हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सबसे ज्यादा कनेक्ट हुए बुक फेयर के दौरान अपने पाठकों से, नए पाठकों से, हम्म। पुराने पाठकों से। वो एक्सपीरियंस कैसा था कि अपनी वो मत किताब अपने खुद के हाथों से पाठकों के हाथों में अपना ऑटोग्राफ देते देना, और उनका एक आकर्षण, आंखों में चमक देखना आपकी किताब को देखकर, वो अनुभव कैसा था, उसके बारे में कुछ बताइए। मतलब मैं ये कहूँगा कि वो अलग ही लेवल की खुशी थी, क्योंकि मेरे काफ़ी पाठक थे जो कहीं बरेली से, कहीं लखनऊ से, मतलब स्पेशली मुझसे मिलने आए थे। बुक तो ऑनलाइन ऑर्डर कर चुके थे, फिर भी वो मिलना चाहते थे मुझसे कि मैं मतलब राइटर से मिलूं, क्योंकि वो हमेशा बात भी करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक वैसा कुछ हो गया कि किताब आ गई तो ज़्यादा मतलब वैसा हो जाए। तो मतलब स्पेशली मुझसे मिलने आए, तो मिलने आए, फिर उन्होंने कहा कि ऑटोग्राफ चाहिए। तो मैंने कहा कि यार अभी तो मेरी एक बुक ही आई है, मैं तो बस लिखता हूँ। तो मतलब अंदर से खुशी तो हुई, पर मैंने सोचा कि अभी इतना बड़ा ऑथर भी नहीं बना मैं कि मतलब, लेकिन वो एक कहते हैं ना, उनका वो प्यार था कि वो चाहते थे कि नहीं चाहिए। तो जब मैंने पहला ऑटोग्राफ किया था तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आहा, मतलब फ्लाइट ड्रीम्स पब्लिकेशन की वजह से इतना मतलब बहुत बड़ा सपना साकार हुआ मेरा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू कहूँगा, क्योंकि और उसके बाद जब मैंने ऑटोग्राफ किया तो मतलब वो खुशी देखा मैंने कि जब मैंने ऑटोग्राफ किया, उससे ज़्यादा खुशी उनको थी कि मुझे लेखक का ऑटोग्राफ मिला। साथ ही बिल्कुल मैंने बोला भी नहीं, लोगों ने सेल्फी भी ली, तो मुझे कहने की किसी के साथ ज़रूरत नहीं पड़ी कि आओ मैं सेल्फी लेता हूँ। तो उनकी खुशी देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ। और उसका ये हाल रहा कि लगभग 2 से 3 दिन में मेरी सारी किताबें भी सोल्ड आउट हो गई थी। तो मुझे ये भी देख के हम्म। खुशी हुई कि मतलब कितना इस बुक को प्यार दे रहे लोग, मुझे भी पसंद कर रहे हैं मेरी लेखनी को। तो बड़ा हौसला बिल्कुल। भी बढ़ता है इससे कहीं ना कहीं। तो ये काफी लंबा दौर चला, साल भर जिसे हम कह सकते हैं, जब आपने सिर्फ एक ही किताब लिखी और हम्म आपकी हम्म कोई दूसरी किताब प्रकाशित नहीं हुई। हम्म पर आपको आपकी पहली किताब के लिए ही इतना प्यार मिल रहा था, जो बहुत अनप्रेसिडेंटेड था, लोगों ने बहुत प्यार दिया उसको। तो हम्म क्या वजह रही कि पाठकों के लिए जब एक नई किताब लिखनी होती है पहली किताब के बाद, वो हम्म जिम्मेदारी कैसे आपको अ, लग रही, महसूस हो रही है कि यार पहली किताब तक तो नहीं सोचा था, बट अब एक हम्म, जिम्मेदारी है कि आपको अपने बेशक। पाठकों को खुश भी करना है, आपको अपने मन का भी लिखना है, हम्म पाठकों के लिए भी लिखना है, अपने लिए भी लिखना है, एक सीरीज चलानी है। तो वो हम्म लेखन, वो कलम प्रकाशित होने के बाद अब आपकी कैसी चल रही है? प्रकाशित का ये है कि अब ये लगा लीजिए, अक्टूबर 2018 में मेरी पहली बुक आई थी। हम्म। उसके बाद मार्च में मेरे, हाँ मार्च में खौफ कदमों की हाइट आई थी। उसके बाद लगभग तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गया मैंने मतलब पेपर बैग में कोई बुक नहीं आई है। तो वो होता है कि जिम्मेदारी बढ़ गई है, उसमें मतलब बेहतरीन कार्य कर रहा हूँ। और उसका ये हाल है कि अभी मैंने, मेरी अभी 3 स्टोरी ऐसे हैं जो लगभग कंप्लीट हैं। तो उन कहानियों को लिखते टाइम मैंने यही सोचा है कि कहानी बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। हालांकि ये नहीं कहूँगा कि खौफ उतनी बेहतर नहीं थी, मतलब खौफ भी अपने लेवल पे बहुत अच्छी थी, पर वो आगे बढ़ते हैं तो फिर होता है कि निखार आता जाता है। ये चीज़ मुझे अब देखने को मिला है जब ये हम्म। 3 कहानियाँ मैं लिखी हैं। तो अभी आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसी कहानियाँ हैं जो मतलब सरप्राइज भी देखने को मिल सकते हैं इन्हें। पाठक का सवाल है कि क्या कब्रिस्तान वाली चुड़ैल भी सत्य घटनाओं पर आधारित है? हाँ बिल्कुल, क्या बेशक वो उसमें कब्रिस्तान वाली चुड़ैल में कितनी घटनाएं सत्य हैं और कितना काल्पनिक है, एक अंदाजन बता दे, क्योंकि उनका सवाल ये भी है कि नायक कनक चौखान से भी हाँ हाँ। मिले हैं या मोहिनी की आत्मा सत्य में भी है, क्या है नहीं, दोनों के मैं बीच का बताना, सत्य? एक्चुअली जो करेक्टर इसका कनक चौहान है, ये मतलब मैंने लाइफ में ऐसा करेक्टर देखा, जैसे बड़े बड़े राइटर होते हैं
तो अपने जैसे जासूसी उपन्यास में कुछ कैरेक्टर को लेके चलते हैं, वो पहचान दिलाते हैं उनको। तो इस कनक चौहान नाम के कैरेक्टर ने मुझे मतलब इतना पहचान दिला दिया कि काफ़ी लोग आज भी मुझे कनक चौहान के नाम से पुकारते हैं, अच्छा, मैसेज करते हैं मुझे कि हेलो कनक जी। तो मुझे पता चल जाता है कि इन्होंने कब्रिस्तान वाली चुड़ैल पढ़ी है। चुड़ैल पढ़ तो मुझे ली बहुत है। खुशी, हाँ, कब्रिस्तान वाली चुड़ैल पढ़ी है तो काफ़ी खुशी होती है मुझे। और रही बात सत्य घटनाओं की, तो ये कहानी 30 to 40% सही है, क्योंकि जिस कॉलेज का नाम डाला है मैंने वो मेरा ही कॉलेज था, और लोकेशन देहरादून की है। तो यहाँ से मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर है वो। और वहाँ जिन लड़कों के नाम डाले मैंने, जिनकी डेथ हुई है, उन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ। और मैंने एक उसमें काफ़ी कुछ मतलब ये है कि मैंने उस कहानी की विशेषता ये है कि उस कहानी को मैंने साइंटिफिक रीज़न से, प्लस एक हॉरर वाला जो होता है, और विज्ञान, विज्ञान और तंत्र मंत्र, इन तीनों को मतलब कंबाइन करके अलग ही दिया है। मतलब एक कोई बाबा हैं, वो अपना मतलब तंत्र मंत्र की परिभाषा देते हैं, और एक उसको मैंने विज्ञान के नज़र से भी समझाने की कोशिश की है। तो बहुत कुछ उसमें मतलब स्पेशल किया है। फिर मैंने एक जिक्र कर्ण पिशाचनी का किया है, तो लोग उसके बारे में केवल सुनते थे कि ये चीज़ है क्या। तो मैंने उसके बारे में पूरा लगभग ढंग से बताया हुआ कि उसे कैसे आह्वान किया जाता है, कैसे बुलाया जाता है। जब वो आई तो एक डायलॉग है मुझे याद आता है उसमें, जो अभी भी लोग मतलब बोल के मतलब डर जाते हैं। वो कहते हैं कि एक्चुअली उसमें जब कर्ण पिशाचनी को चौहान उसके हम्म। पास आकर बताती है, चांदी के कटोरे में वो खून रहता है। तो डायलॉग है उसमें कि ये चांदी के कटोरे में रक्त देख रहे हो, गाढ़ा गाढ़ा लाल रक्त, इसे चखना चाहोगे? बड़ा ही स्वादिष्ट खून को चांदी के बिल्कुल। कटोरे में पिया जाए। तो इस तरह के कुछ डायलॉग्स हैं जो लोग इमेजिनेशन कर लेते हैं कि यार चांदी का कटोरा में कोई खून कैसे पी सकता है। तो इस तरीके बिल्कुल से काफी बिल्कुल। कुछ उसमें पढ़ने को है, तो लोग कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली, मतलब कि इमेजिनेशन करने लग जाते हैं कि ऐसा मान लो वहां खड़े हैं कब्रिस्तान में, और वो सामने चुड़ैल चांदी कटोरे में खून पी रही है, और वो ऑफर कर रही है कि आप पीना चाहोगे। तो ये जो स्टडी होती है आपकी तंत्र मंत्र को लेकर, ये हम्म। आप कहाँ से करते हैं? ये आपने ये पढ़ा है, सुना है, या आपका कोई नहीं, सोर्स मैं, मटेरियल है? हाँ, सोर्स मटेरियल है, मैं बताता हूँ। पहले तो मैं नेट पे सर्च करता हूँ। नेट पर क्या है कि लगभग एक जैसा ही मिलता है, कुछ खास उतना मिल नहीं पाता है। नया तो नहीं मिल फिर मैंने पाता। काफी, हाँ, तो मैंने, मेरे पास तो मैं बता रहा हूँ काफी सारी बुक हैं, जैसे इंद्रजाल। इंद्रजाल का मतलब है कि कम से कम 8-10 तो राइटर हैं इसके, अलग अलग बुक है। तो उस टाइप के हैं। फिर कुछ बहुत सारी किताबें हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा तो मतलब देखो मैं बताता हूँ। कपालिका मठ, त्रिपुरा रहस्य, अघोरी, अप्सरा का रहस्य, और त्रिजटा अघोरी, अंडमान के पिशाच, मतलब इस टाइप के मेरे पास काफी सारी किताबें हैं। मतलब कम से कम 20 से 25 तो ये अलग है, वो हॉरर तो है ही, प्लस ये ऐसी किताबें इनमें मैं पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें काफी कुछ जानने को मिलता है कि जैसे कितनी कैटेगरी होती है, डाकनी, यक्षिणी, साकिनी, कर्ण पिशाचनी। तो मतलब इनका नाम भी अलग है तो काम भी अलग है। जैसे मैं बात करूं कर्ण पिशाचनी को, तो इसको बुलाने का अलग तरीका वो शमशान में सिद्ध किया जाता है। डाकनी की बात करें तो किसी के लाश अर्थी पर करना पड़ता है, तो जब वो आती है तो फूलों की वर्षा होती है, किसी में रक्त की वर्षा होती है। इस टाइप की मतलब बहुत सारी इमेजिनेशन घुसी हुई है, मंत्र मंत्र लिखे रहते हैं। तो बड़ा मजा आता है इंटरेस्टिंग से रात पढ़ने में, क्योंकि उसमें नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है कि ये कितनी कैटेगरी की होती हैं, और सबके मतलब काम अलग अलग हैं, ये मतलब तो हटके हैं। ये हटके जो आप काम कर रहे हैं, उसके बाद हम्म। पाठकों का आपकी तरफ जो सवाल आते हैं, वो उसमें से कोई रोचक किस्सा सुनाइए। पाठकों का जहां तक आता है, तो हाँ, अभी मैं नीलाद्री करके एक है मेरे फैन है। मेरे ख्याल से वो अभी ज्वाइन है। तो उन्होंने मतलब इतने ज्यादा उस करेक्टर से प्रभावित हुए हैं कि मुझे लगभग पिछले 1 महीने से डेली कम से कम 20 मैसेज करते हूँ, और उसमें से 4 मैसेज सॉरी के होते हैं उनके, कि ये सॉरी मैं इतने क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको जिज्ञासा है और मेरे पास अगर टाइम है तो मैं आपको 20 मैसेज के एक साथ रिप्लाई कर दूंगा। तो मैं उन्हें बताता रहता हूँ, हमेशा पूछते रहते हैं कर्ण पिशाचनी के बारे में, ये किस तरह से ये वो है, बिल्कुल फिर ये बिल्कुल। कनक, ये लोकेशन कहाँ है, ये मतलब उस कहानी से रिलेटेड खौफ के बारे में भी मतलब पूछते रहते हैं। तो मुझे खुशी होती है कि उस कहानी को मतलब ये अपना प्यार दे रहे हैं, मान रहे हैं उतना। तो कहीं ना कहीं मुझे उनसे ज्यादा खुशी होती है कि ये उस कहानी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो मेरी कहानी है और लोगों को पसंद करे, तो ये बहुत अच्छी बात है। देवेन जी, एक बहुत रियलिटी भरा सवाल है। हम्म। जब आप हॉरर लिख रहे हैं और आपने काफी समय तक हॉरर लिखा, आपको ये जानकर हम्म। ताजुब हुआ कि हॉरर लिखने वाले लेखक बहुत कम हैं
हॉरर का मार्केट नहीं है, हॉरर की प्रकाशित किताबें इतनी कम है कि अगर एक पाठक चाहे कि मुझे 10 बेहतरीन किताबें हॉरर की पढ़नी हो, तो वो किताबें भी आज से 50 साल पहले लिखी गई हैं। हालिया दौर में या पिछले साल में अगर कोई हम बात करें कि पिछले साल कितने लोगों ने हॉरर लिखा, वो कमी आपको कैसी लगती है हमारे लेखन दृष्टिकोण से? कमियां का जहां तक मेरा ख्याल है कि देखो, लोगों के कुछ ना कहीं किसी हद तक उनकी मेंटलिटी के ऊपर भी की वजह से भी प्रभावित रही है। जैसे मैं बात करूं तो एक कुछ मेरे जानने वाले हैं, तो वो उन्हें हॉरर स्टोरी नहीं मंगा सकती, महिलाएं हैं कुछ, वो कहते हैं कि हम हॉरर आपकी बुक नहीं मंगवा सकते हैं क्योंकि हमारे पति मना करते हैं, वो कि कुछ ये सब, फिर वो किताबें लाऊंगा तो भूत दिखने लग जाएगा ये वो करके। तो मैं मतलब उन्हें, हालांकि वो, हाँ हालांकि गवर्नमेंट जॉब वाली अच्छी खासी शहर वाली मतलब लेडीज हूँ, तो फिर उनका क्या होता है कि वो अपने पढ़ना तो चाहती हैं, पूरा मतलब उनका मन होता है, पर यह है कि परमिशन नहीं मिलता हस्बैंड का, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं वो मतलब ठगी हुई महसूस करती हैं। मतलब काफी मन होता है पर कहीं ना कहीं वो अपने आप को रोक लेती हैं। तो तो मैंने काफी जो लोगों को ऐसे फिर उन्हें पाठक, एग्जाम्पल देता था। हाँ, कि वही है कि ऐसे पाठक जो घर पे किताबें नहीं मंगा सकते, उनसे हम्म, एक ही सुझाव है कि आप किंडल पे जाइए, किंडल पे वो किताबें हाँ, पढ़िए। आपके मोबाइल में सेफ है किताबें, कहीं जब तक आप उसे पढ़ना चाहें एंजॉय कर सकते हैं। और आने वाले हम्म, समय में आपको ये कहानियां सुनने को भी मिलेंगी बहुत जल्द, तो आप इन्हें सुन भी सकते हैं। तो सिर्फ किताबें मंगाने का ही दौर नहीं रहेगा, इससे ज्यादा भी हम आगे निकल के किताबें पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। जैसी उनकी सुविधाएं वो चाहते हैं, आप हमसे जुड़े रहें। और बार बार ये सवाल आ रहा है कि खौफ पेपरबैक में कब आ रही है। तो हम, आज की जैसी स्थिति है, प्रकाशक के हाथ में कंडीशन नहीं है कि वो डिसाइड कर पा रहा हो कि कैसे किताबें आ रही हैं, क्योंकि किताबें आ भी रही हैं तो पहुंच नहीं पा रही हैं पाठकों तक। आपको दोनों ही समस्याएं समझनी होंगी कि हमारे लिए किताबें प्रकाशित करवाना, प्रिंट करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रिंट करवा के हम मंगा सकते हैं। पर समस्या सबसे ज्यादा कुरियर करने में आ रही है, आप तक किताबें पहुंचाने में आ रही है। और काफी बुक स्टोर्स भी प्रॉपर तरीके से ओपन हुए नहीं है कि हम बुक स्टोर्स के माध्यम से पुरानी तरीके से जोड़ सके। मैं एक टाइमलाइन की अगर मैं बात करूं तो अगले जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई के पहले हफ्ते तक अमूमन फ्लैट ड्रीम्स का पूरा कैटलॉग लाइव हो जाएगा। और लाइव होने का हमारा सीधा सीधा मतलब ये होगा कि आप तक किताबें बहुत अच्छे तरीके से पहुंचने लगी। तो आप सब इंतजार कीजिए थोड़ा सा और। ये जून का महीना है, गर्मी का महीना है, सावन आते आते किताबें भी आपके हाथ में आएंगी। तो वो मौसम ठंडक का इंतजार कीजिए, हम जानते हैं। तो पेपरबैक भी आ रहे हैं, किंडल अवेलेबल हैं जो पढ़ना चाहते हैं। और मैं फिर वही आपसे कह रहा हूँ कि लेखक हमारे सारे निरंतर लेखन से जुड़े हुए हैं, लगातार लिख रहे हैं। और उन्हीं का फायदा हमें ये होगा कि आने वाले समय में जब चीजें थोड़ी नॉर्मल हो जाएंगी, आपको नियमित तौर पे देवेंद्र प्रसाद जी की कहानियां पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो देवेंद्र प्रसाद जी, इसी दौर पे अगर हम बात कर रहे हैं, एक साल आपका निकला जहां एक ही किताब रही, और इस साल आपने टारगेट लिया है कि आपकी 4 नई किताबें पाठकों के हाथ में होंगी। एक किताब से 4 किताबों का टारगेट, कैसा अनुभव फील होता है कि आप इतना बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं? देखिए जैन जी, मैं बात करूं तो मैंने बताया जैसा कि जब मैंने पब्लिश होने की, होता है कि जब आप लिखने लग जाओ और जुड़ाव हो जाए लेखनी से, तो लगता है कि हाँ अब छपना चाहिए। तो मैंने जब छपने की बात की थी तो मतलब कम से कम 10 पब्लिकेशन से बात की थी, तो सभी ने पैसों की डिमांड की थी। हालांकि डायरेक्टली किसी ने नहीं कहा, किसी ने एडिटिंग के बहाने से मांगा, तो किसी ने ये कहा कि वही पैकेज है, सिल्वर पैकेज, गोल्डन पैकेज, ये सब जो सर के ऊपर से जाती थी। फिर पर्सनली उनकी दूसरे नंबर से कॉल आती थी, फिर वो बताते थे कितने पैसे देने होंगे। तो मुझे लगता था कि अब मुश्किल है, पर मेरे दिमाग में ये रहा कि मैं लिखता रहता हूँ, अपने लिए लिखता हूँ। कभी ना कभी अगर कहानी अच्छी होगी तो कोई तो होगा ऐसा जो मतलब लेखक की लेखनी को पसंद करता हो, कहानियां अच्छी हैं तो उसको तवज्जो देता हो। तो फिर वही आपसे फिर जान पहचान हुई, फिर छपा। तो फिर जब एक किताबें आ गई, फिर उसके बाद काफी कुछ सीखने को मिला, कैसे लिखना है, कैसे अपनी लेखनी को इम्प्रूव करना है। तो जब ये चीजें लिखते लिखते, वही है कि कंटिन्यू से आप पढ़ते रहो, लिखते रहो, तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने पिछले 2 सालों में काफी कुछ पढ़ा है हॉरर में। बता रहा हूँ मैं, 25+ तो मैंने हॉरर खत्म कर दिए नॉवेल, वो भी लगभग हर किताब तो फिर मुझे लगा कि नहीं अब लिखना चाहिए। तो अब उसी का ये हाल है कि देखिए 4 कहानियां मेरे ऐसी बिल्कुल तैयार हैं, वो भी चारों की चारों हॉरर ही हैं लगभग। हाँ, तो फिर वो मुझे खुशी तो है इस बात की है, कहाँ एक किताब का सफर और कहाँ 5 किताबों का सफर। तो अब कॉन्फिडेंस बढ़ गया, कहने का मतलब है। तब ये लगता था कि यार छप जाएं, लेकिन पैसे नहीं देने।
और अब ये लगता है कि कॉन्फिडेंस है कि नहीं, अब फ्लाई चार तो ड्रीम्स मैं की बुक। किताबों के बारे में आप क्या कहेंगे कि फ्लाई ड्रीम्स की किताबें बाकी पब्लिकेशन की किताबों से किस तरह से अलग है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अभी मैं पहली बार आज तक कभी बुक फेयर में नहीं गया था। तो फर्स्ट हम्म। टाइम मुझे ऑफर आया अपने पब्लिकेशन की तरफ से कि आने के लिए, तो मैं गया। ये लगभग फरवरी जनवरी की बात है। तो जब गया तो वहाँ मतलब देखा मैंने कि वहाँ काफी सारे मतलब लगभग हमारे देश की जितने भी पब्लिकेशन थे सभी प्रगति मैदान में उनका स्टॉल लगा हुआ था। तो जब मैं वहाँ मैंने घूमना शुरू करा तो काफी बुक्स वगैरह देखी मैंने। क्वालिटी जो होती है, क्वालिटी की जो बात करें कि एक तो क्वालिटी की बात करें तो कवर की क्वालिटी होती है, जो प्लस अंदर जो पेज की होती है, येलो पेज, व्हाइट पेज, ये सब होता है जो आप हाथ में लेते हैं तो पता चलता है। तो मैंने फिर कंपेयर किया तो मैंने देखा कि ये मतलब जब मेरी, हाँ दिखाओ, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरी पहली बुक आई थी अक्टूबर 2018 में, चुड़ैलों की घाटी। हम्म। तो ये जब आई थी तो इसका एक कवर था। देखिए कवर तब भी मतलब काफी अच्छा था। उसके बाद जब इसका सेकंड एडिशन आया तो देखिए बदलाव किया। हालांकि कवर वो बुरी नहीं थी, फिर भी इस पब्लिकेशन में ये देखा मैंने कि बदलाव हमेशा निरंतर करते रहते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि नहीं ये हमने उन्हें बेस्ट दे दिया तो ये बेस्ट होगा ना, इससे भी आगे बेस्ट हो सकता है, ये मतलब पब्लिकेशन में आगे पता चला। फिर मैं बात करूं देखिए खौफ की। ये खौफ पहले जब आई थी 98 पेज की थी, और देखिए बैक कवर ये रहा। और जब ये इसका सेकंड एडिशन आया तो 198 पेज का हो गया। और देखिए कवर ये रहा, और बैक, सबसे बड़ी बात ये बैक कवर पे भी मेहनत करते हैं। हालांकि मैंने आज तक ऐसा पब्लिकेशन नहीं देखा जो मतलब सेकंड एडिशन या थर्ड एडिशन आए तो बुक का कवर, बैक कवर पे इतनी एफर्ट करे कोई। तो बैक कवर पे भी देख सकते हैं कितनी मेहनत करते हैं। तो मुझे फिर लगा कि नहीं, ये पब्लिकेशन हमेशा अलग करता है और फिर अलग करने की ख्वाहिश भी रखता है। क्योंकि मैंने देखा कि हालांकि मैं एक हफ्ते पूरा रहा था तो जितने भी दूसरे पब्लिकेशन के लोग आते थे, बड़े बड़े राज कॉमिक्स के और बड़े बड़े लोग जो उनके ओनर थे आए, उन्होंने कवर की हमारी तारीफ करी कि आपके कवर बड़े आकर्षक हैं। मतलब लगता है काम देख के लोग जो भी जाता था दूर से ही मतलब एक पल के लिए रुक जाता था कि एक बार हाथ में किताब जरूर लेता था कवर की वजह से। उसके बाद तो अगला कदम वही होता था, कवर जहां उन्होंने पलटा तो क्वालिटी दिख जाती थी पेज की। तो जितने भी मतलब बंदे आए वहां तो सब खुश होकर गए कि नहीं, ये क्वालिटी वाइज भी और अब एमआरपी की वजह से भी मतलब काफी अच्छी है। जैसे मैं बात करूं खौफ की तो 250 एमआरपी है, लेकिन 200 पेज भी है। पर 200 पेज की हम, मैंने देखा 100 वगैरह ये में मतलब हमेशा निकलती रही है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि 200 पेज की बुक केवल 100 में पब्लिकेशन वाले दे रहे हैं, जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो रीडरशिप बढ़ाना चाहते हैं। तो इस चीज को लेकर मुझे खुशी हुई कि नहीं, ये लेखकों के बारे में ही केवल सोचते हैं और पाठकों के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा एक सेशन भी है, चीजें भी हैं। मैं पाठकों से हमेशा कहता आया हूँ, फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन का शुरू से एक मोटो रहा है कि फिक्शन, फैंटासी, साइंस फिक्शन, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो हिंदी की विधा में, हिंदी भाषा में नहीं लिखी जा रही हैं। और आने वाले समय में हमारे साथ जितने भी लेखक जुड़े हैं वो सब इन विधाओं में लिख रहे हैं, और बहुत सारी चीजें दे रही हैं। तो उन सबका फायदा यही होगा कि जो पाठक हैं उन्हें एक बहुत बड़ा कलेक्शन पढ़ने को मिलेगा। और मैं उसके लिए आप सबका शुक्रगुजार हूँ जो हमसे जुड़े हुए हैं, कि आप हमसे जुड़े रहें। हमारी अपडेट्स के लिए आप हमारा फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन का इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लें, फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन को फेसबुक पे ज्वाइन कर लें, लाइक कर लें। और हमारा एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे डायरेक्ट अपडेट्स आपको मिलते हैं। और ये एकमात्र ऐसा पब्लिकेशन है जहाँ पे आप डायरेक्ट पब्लिकेशन से जुड़ के सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपडेट ले सकते हैं। हम पाठकों के लिए, लेखकों के लिए ही हमेशा तैयार हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे लेखक जितने भी हमसे जुड़े हैं, जब वो ये कहते हैं कि वो किसी और पब्लिकेशन के बारे में नहीं सोचते, मैं उनसे हमेशा एक ही चीज कहता हूँ और महसूस भी करता आया हूँ, परिवार अगर आपका बड़ा हो तो आप पड़ोसी के घर में जाके रहना नहीं चाहोगे। तो वही वाला हिसाब है कि परिवार जब तक साथ है तो वो बहुत अच्छे अच्छे काम करता रहेगा और अच्छा अच्छा लेखन आता रहेगा। तो देवेंद्र प्रसाद जी, कुछ ऐसा बताइए जो अमूमन आपसे पूछा नहीं जाता पर आपको इच्छा होती है कि कभी अगर आप लाइव जाएं, पाठकों से बात करें, तो कोई किस्सा बताएं, कोई कोना बताएं, कुछ बताइए। मैं चाहता हूँ जैसे कि लेखकों को क्या है कि
मतलब किस टाइप की कहानियां पढ़ना चाहते हैं, या जैसे हॉरर में मैंने बताया कि एक प्रयोग किया मैंने, यात्रा वृत्तांत प्लस हॉरर और रियलिटी को मिक्स करके अपने हिसाब से मैंने कहानी तैयार किया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि लेखक को और किस तरह से कहानियां पसंद करना चाहते हैं, स्पेशली हॉरर में, कि मतलब क्या एक्सपेरिमेंट अच्छा लगेगा। जैसे अब हॉरर कॉमेडी भी है एक ऑप्शन, तो मतलब इस तरह के मैं चाहता हूँ कि ऑथर को किस मतलब सॉरी पाठकों को किस तरह की कहानियां पसंद है, वो बताए, इंटरेक्ट करे कि हाँ मुझे ये इस तरह का होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब भी तो बात होती है तो कहानी लेखक जो पाठक होते हैं वो पढ़ी हुई कहानियों के बारे में बात करते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे बात करें आने वाली कहानियों में कि वो क्या अलग देखना चाहते हैं, और मतलब उस टाइप से कुछ बताएं वो। पाठकों की जानकारी के लिए फिर बता देते हैं कि जैसा फ्लाइटिंग का नियम रहा है कि अगर किताबें रीप्रिंट होने गई हैं, नया स्टॉक आने गया है और हमें समय मिला है, मौका मिला है कि हम उसमें कुछ निरंतर बदलाव कर सकें, फिर एक बार बैक कवर चेंज हो रहा है, फिर बैक कवर में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। तो जो पाठक है वो जुड़े, वो हमसे वो किताब लें और एक नया कलेक्शन बनाएं। और किताब अब पूरी तरह से 200 पन्नों की है। ये किताब बुक फेयर में अवेलेबल थी। बुक फेयर के बाद किसी कारणवश लॉकडाउन की वजह से हम वो किताबें पाठकों तक नहीं पहुंचा पाए, और अब वो मौका आ रहा है 6 महीने बाद कि हम फिर वापस किताबें पाठकों तक पहुंचा पाए। ऐसे में देवेन जी, अ, हम्म मुझे ये बताइए कि अ, एक होता है लेखन ऑनलाइन, फेसबुक पे, हम्म ब्लॉग पोस्ट पे आपने हम्म काफी लंबा समय प्रतिलिपि पे लिखा, मातृभारती जैसे प्लेटफॉर्म्स पे लिखा, आपने ऑडियो के लिए भी लिखा जो डायरेक्ट ऑडियो में पब्लिश हुआ, आपकी जो अभी किताब हम्म आई थी, कहानी आई थी हेल्प मी आयशा, पाठकों ने उसको हेल्प बहुत मी पसंद ऐसा किया। पॉकेट एफएम तो पर। मैं वही जानना चाहता हूँ कि जब आप एक उपन्यास लिखते हैं कि हाँ ये एक कहानी है जो सिर्फ प्रकाशित होने के लिए जा रही है और मेरा उद्देश्य सिर्फ इसे प्रकाशित करना है, इन सारे लेखनों में आपको क्या अंतर नजर आता है, और किसमें ज्यादा मजा आता है? सॉरी, मैं आवाज थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो इतने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए जो आपने लिखा है, हाँ अलग अलग हाँ। तरीके से लिखा है, हम्म एपिसोड्स के तरीके में आपने प्रतिलिपि के लिए लिखा, ऑडियो के लिए लिखा, आपने हम्म कोशिश की कि आप पत्र पत्रिकाओं के लिए भी शॉर्ट कहानियां लिखते रहें, फिर आपने उपन्यास भी हम्म। लिखा, अब आप हाँ अपने हाँ। सबसे बड़ा उपन्यास लिखने जा रहे हैं अभी तक। तो आपको कौन सा लेखन ज्यादा अच्छा लगता है, और किस लेखन को आप बहुत अच्छा मानते हैं और प्रोत्साहित करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लेखक उस तरफ रुझान लेके जाएं? देखिए, जहां तक मैं अपनी बात करूं तो मुझे पेपर बैग में ही पसंद है। हम्म। क्योंकि जब वो किताब आपके हाथ में होती है ना, तो वो अलग ही सुकून मिलता है। आप जब वो किताब को छूकर महसूस कर कर पढ़ना शुरू करते हो पेज बाय पेज, तो अलग ही तरह की मतलब सुखद अनुभूति जो कहते हैं ना वर्ड, वो मतलब महसूस होता है कि हाँ, कि कुछ मतलब पढ़ने में मजा आ रहा है। जो मतलब मैं अपनी हम्म बात करूँ तो, और जहां तक एक पाठक वर्गों की बात करूं तो बड़े तादाद उनकी ऑनलाइन में ज्यादा रुचि रहती है। ऑनलाइन में इसलिए कि जैसे मान लो मैंने कविस्तान वाली चुड़ैल 37 पार्ट्स लिखे, हेल्प मी ऐसा मैंने 60 पार्ट लिखकर कंप्लीट किए। तो लोगों को पता है कि ये कहानी आने वाली है, ये लिख रहे हैं। और जैसे मैंने मान लो 40 पार्ट लिखा, तो उन्हें पता है 41 पार्ट आने वाली, तो उससे पहले कुछ बातें करनी तो बात करके सजेशन वगैरह ये सब देते रहते हैं। तो वो क्या है कि उनके पास नोटिफिकेशन चला जाता है कि हाँ ये कहानी ये पार्ट है तो ऐसा है, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ, मतलब बात कर सकते हैं। पर जहां तक मैं बात करूं को तो ये किताब पढ़ने का अलग ही बात है। किताब ही मैं चाहूंगा कि लोग किताब ही पढ़े। किताब का अलग ही सुकून है, क्योंकि वो किताबें अगर घर में माहौल में रहता है तो दूसरे जन भी पढ़ते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे फादर मदर को नॉवेल्स पढ़ने का एक टाइम बहुत शौक था, तो मेरे घर में काफी सारी चीजें रहती थी, मतलब नॉवेल्स वगैरह पढ़े रहते थे। तो मैं जब भी कॉमिक्स लेने के लिए बचपन में बोलता था तो कभी उन्होंने आज तक मना नहीं किया। कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर गए, ट्रेन पकड़नी हो तो मना नहीं करते थे, कहते थे एक नहीं दो लेना दो ले ले, कि तो मतलब कभी मना नहीं किया। तो वहां से आदत लग गई। तो वही कह रहा हूँ कि एक सकारात्मक माहौल बन जाता है घर में अगर आप किताब पढ़ते हो, घर में किताब रखते हो टेबल पे, तो कोई तो आएगा तो एक बार जरूर उठाएगा। आपके घर वालों ने आपको किस पे ज्यादा पढ़ा है, प्रतिलिपि पे ज्यादा पढ़ा है या ऑडियो ज्यादा सुना है, या आपकी जब किताब छप के आई तब उसको ज्यादा शिद्दत से पढ़ा, किसको किस प्लेटफॉर्म पे आपको ज्यादा पढ़ा देखिए, गया मैं घर बात वालों करूं ऑडियो प्लेटफॉर्म की तो उन्होंने मुश्किल से एक एपिसोड ही सुना था। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, में? जो बात पढ़ने में है वो पढ़ने अलग में ही वो बात नहीं। है। हाँ, हाँ। पढ़ने में तो उन्होंने, मुझे याद है जब मैंने किताब आई थी तो एक पढ़ती थी मेरे पास, तो वो वेट कर रहे थे कि मम्मी कब कंप्लीट करे पढ़ के फिर पापा पढ़े।
फिर पापा ने पढ़ा तो फिर मेरी सिस्टर ने पढ़ा, मतलब एक्साइटमेंट लेवल रहती है कि हाँ मुझे पढ़ना है। फिर आप बता भी सकते हो, उसमें अपनी फोटो लगी होती पीछे, तो मतलब गर्व का पल होता है, लगता है कि हाँ देखो नाम के साथ साथ तस्वीर भी लगी हुई है एक लेखक के नाम पर, पहचान हम्म। तौर पे, तो बड़ी खुशी होती है, वो अलग लेवल की है। तो वो चीजें जब हाथ में हो तब पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पाठक अमनप्रीत जी पूछ रहे हैं कि वो फ्लाइटिंग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जितने भी पाठक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसका इनवाइट लिंक आप हमें मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे और फिर आप उसके हम थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप लेखक से जुड़े हैं तो लेखक के स्टेटस पे आज शाम तक वो लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तो जितने भी लेखक से जुड़े हुए पाठक हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप फ्लाइटिंग पब्लिकेशन के जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं और फिर वो अपने जितने भी सवाल है वो वहाँ डायरेक्ट लेखक से जब चाहे पूछ भी सकते हैं। अम, इमाम जी बता रहे हैं कि देवेंद्र जी एक शानदार क्रिकेटर भी हैं, हिडन टैलेंट है उनका, बिल्कुल। लॉकडाउन में अभी अरे हिडन टैलेंट मैं कितना कहा। इनसे मैं जानना चाहूंगा कि इन्हें ये बात कैसे पता चला, क्योंकि क्रिकेट तो मेरा मतलब एक तरह से कह सकते हैं पहला और आखिरी प्यार था नहीं, सॉरी, अच्छा। है अभी तक। सही है सही है, प्यार होना भी चाहिए बिल्कुल खेल के प्रति। और अब एक सवाल आता है, बार बार दो बार आया है, आप अपने किस भूता कैरेक्टर से हकीकत में मिले? भूता कैरेक्टर से मिले हैं तो बात करूं तो देखो, या सपने आए अब हो या बातचीत हुई हो? एक बार की घटना है, मतलब मैं बात करूं तो कॉलेज के टाइम का था, मेरे एक्सटर्नल एग्जाम चल रहे थे। मैं तब थर्ड ईयर में था। तब मेरे साथ मतलब कुछ अजीब सा वाक्य हुआ था, मैंने दो तीन लोगों से डिस्कस भी करा था, तो उन्होंने कहा था कि मेरे साथ भी ये घटनाएं एक आध बार हो चुकी है। तो हुआ हम्म। ये था कि एक मेरे पड़ोस में कोई बुजुर्ग रहते थे, तो उनके साथ मैं जब भी कॉलेज से आता था उनके साथ लगा हो गया था। शाम को चाय मेरे साथ पीते थे, हालांकि मैं चाय नहीं पीता, बता दूं, पर वो आते थे तो बैठते थे तो आधा घंटा बात बात करके चले जाते थे। फिर उसके बाद हुआ ये कि लगभग एक हफ्ते रहे थे, फिर वो गाँव चले गए। गाँव जाने के बाद उनके अगले दिन खबर आई कि उनकी डेथ हो चुकी है। जब उनकी डेथ हो चुकी थी तो हुआ ये कि मैं मतलब जहाँ रहता था, तो वहाँ मतलब दो लड़कियां रहती थी ऊपर, तो वो देखने का उनका दावा करती थी कि मुझे दिखते हैं ये वो करके, वो खून से सने हुए हैं, इस टाइप की बातें करते थे। तो मैंने उन्हें बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता ये वगैरह, मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो वो छोटी सी बच्ची थी, 6-7 साल की थी वो, उसे क्या पता इन चीजों के बारे में, पर वो कहती थी मैं मुझे दिखता है। तो मैं शुरू से हनुमान जी का बहुत बड़ा उपासक रहा हूँ, हर ट्यूसडे मंदिर जाना वगैरह ये सब मुझे मतलब खुशी से जाता था। ऐसा नहीं कि मैं डर डर की वजह से, मुझे शुरू से पसंद था, तो मैं जाता था तो देखता था। फिर एक दिन मैंने देखा कि वो काफी तड़पने जैसा कुछ करने लगी, तो मैंने सोचा क्या हो गया इसे। तो मैं भाग के दौड़ कर गया, गंगा जल वगैरह लेकर आया, फिर उसके मुंह में मैंने डाला गंगा जल। तो जैसे मैंने गंगा जल डाला तो बिल्कुल लड़की नॉर्मल हो गई। तब उस दिन के बाद मुझे बात एक समझ में आई कि नहीं, गंगा जल तो हम करते हैं, ये वास्तव में पवित्र होती है। जब मैंने इसका एक्सपेरिमेंट करा तब मुझे पता चला कि हम तो बोलते हैं गंगा जल पवित्र है, किसी पर छिड़क दिया, हमें क्या पता चल रहा है, दिख तो रहा नहीं। पर जब वो देखा मैंने बिल्कुल नॉर्मल हो गई, तो मैंने कहा नहीं यार, ये शक्ति तो है गंगा जल में। हम वो बात अलग है कि हम मानते नहीं या हम अज्ञानता के अभाव में उसे दूर कर देते हैं। उसके बाद भी काफी कुछ घटनाएं हुई थी उस तरह से, तो मैं कभी चलिए पर्सनली अच्छी बात बताऊंगा है। वो। गंगा जल की बात चली है तो मैं अपने पाठकों को एक नई चीज दे के जाता हूँ। मुझे हालिया ही मैंने पढ़ा, क्योंकि मैं ये सर्च कर रहा था कि गंगा इस लॉकडाउन के दौरान कितनी साफ हुई। 20-30% हम्म, बताया जा रहा है कि वो साफ हुई है। और दो चीजें हुई थी कि गंगा में एक इस तरह का कंपोनेंट पाया जाता है, जो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उस दौर में दो कंपोनेंट्स के बीच में बात चल रही थी कि किसे दवाई के रूप में तैयार किया जाए या उस तरह की चीज खोजी जाए। तो गंगा वाले कंपोनेंट पे अभी रिसर्च चल ही रही थी, तब तक एंटीबॉडीज आ गई। और एंटीबॉडीज केमिकल हैं, चीजें हैं, तो वो बहुत अच्छी तरीके से काम तो नहीं करती, बट था एक वो चीपर सॉल्यूशन था और फास्टर सॉल्यूशन था। इसलिए उस दौर के बाद से आप देखेंगे कि बहुत सारी एंटीबॉडीज आ गई। बट जो गंगा में एक कंपोनेंट है वो एक तरह से आपके व्हाइट ब्लड सेल जैसे ही काम करता है। वो सिर्फ बुरी चीजों को मारता है और आपकी जो हेल्दी सेल्स हैं उनको परेशान नहीं करता, जो कि एंटीबॉडीज करती हैं। एंटीबॉडीज के लिए वो नॉर्मल वाला काम है। तो ये कंपोनेंट है, एक रिसर्च का मटेरियल है। आप जाइए उसे देखिए और स्टडी कीजिए कि जिस जिस चीज को बहुत सालों से आध्यात्म में माना जा चुका है, साइंस उसके बहुत करीब पहुंच रहा है।
बहुत जल्दी हम शायद गंगा को रेप्लिकेट कर पाए, कि गंगा का वो कंपोनेंट जिससे हम बात करते हैं। और ये बहुत सारी रिसर्च का मटेरियल है। देवेन जी, लास्ट के 15 सेकंड बचे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जुड़ने के लिए, पाठकों से